भैया जिस पानी में आप अम्ल को मिलाए हैं पानियों में हाइड्रोजन है और अम्ल में तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा यानी हाइड्रोजन का संख्या बढ़ेगा। तो वहीं पे जो दौरान हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। तो जब आप इमली तोड़ने गए होंगे चुरा के और जो पेड़ वाला आपको पकड़ लिया तो एक चाट आपको लगा हुआ, तुमको मधुमक्खी काट दिया तो तुम ये करो वो करो, यानी बहुत सारा जो है मिथ फैला रहता है। तो चींटी या मधुमक्खी के डंक की वजह से होता है, मिथ फैला होता है। इसीलिए हम याद रख सकते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। अम्ल है उस जल में जाने के बाद बढ़िया से घुल जाता है, तब हम बोलेंगे वह जो अम्ल था वह प्रबल अम्ल था। और जब हम अम्ल लिए हैं और जल में डाले हैं और अम्ल जो है जल में जो है बढ़िया से घुलिए नहीं रहा है, तो तब हम बोलेंगे कि वह जो अम्ल था या जो जितना भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है सारा का सारा हम लोग जो है ट्रिक की मदद से जो है इसको याद अब भी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो रसायन शास्त्र का जो दूसरा अध्याय है जिसका कि नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, यह हमारा होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर अम्ल क्या है, अम्ल का गुण क्या है, अम्ल का कितना प्रकार होता है। बहुत सारा अम्ल का जो कि प्रकार है, जैसे आपका ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, जितना भी यानी अम्ल क्या है उसका क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या उसका विशेषता है, अम्ल टोटल कितना प्रकार का होता है, हर एक आधार पर अम्ल का प्रकार भी देखेंगे और क्षार क्या है उसका क्या विशेषता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। सारा का सारा आज का जो है हमारा पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का, इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग जो है समझेंगे कि आखिर अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, इसको समझेंगे। आपको हम इसका परिभाषा रटाएंगे नहीं बल्कि ऐसा समझा देंगे कि और भी किसी और को यह परिभाषा जो है आप भी समझा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर अम्ल हम लोग किसे कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि आखिर अम्ल किसे कहा जाता है। तो अम्ल के बारे में आप सबसे पहली जो है आसान परिभाषा आप जान लीजिए। हर एक चीज जो आप खाते हैं और अगर वह चीज आपको खट्टा लगता है तो समझ लीजिएगा कि उस चीज में क्या है, अम्ल है। वह चीज अम्ल नहीं है, उस चीज में क्या है, अम्ल है। यानी जो भी चीज हम खाते हैं और वह चीज हमें खट्टा लगता है तो हम सीधा समझ जाएंगे कि वह चीज में जो है क्या है, तो अम्ल है। ठीक, तो अम्ल का देखिए परिभाषा क्या है कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। हर एक पदार्थ जो कि हमें खाने में खट्टा लगता है उसमें क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आइए देखिए क्या है कि आगे जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। अब ये भैया हाइड्रोजन आयन H प्लस कहने का मतलब क्या है, तो देखिए होता क्या है आपको अभी सिंपल सी भाषा में आप समझिए। हर एक जो अम्ल होता है उसमें एक चीज कॉमन होता है कि अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हर एक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग। आप इतना बातों को अभी याद रख लीजिए। हर एक अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हाइड्रोजन पाया जाता तो है वो अम्ल है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अब बात को समझिए, देखिए क्या है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अब आप ही दिमाग लगाइए, जलों में हाइड्रोजन है और अम्लों में क्या है, हाइड्रोजन है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो जरूर जुटेगा। तो वही है, इसीलिए जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। भैया जिस पानी में आप अम्ल को मिलाए हैं पानियों में हाइड्रोजन है और अम्ल में तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा यानी हाइड्रोजन का संख्या बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे जो दौरान हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं। तो क्या आपको अम्ल समझ में आ गया। तो अम्ल क्या है, तो अम्ल वैसा चीज है जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है। क्यों देता है वह भी हम आपको बता दिए। इसके बाद आइए देखिए आगे इसका क्या है, कुछ एग्जांपल है और एग्जांपल से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे देखिए पहला नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। अब आप बोलेंगे भैया सब में तो अम्ल अम्ल लिख ले हैं तो जाहिर सी बात है अम्ल का परिभाषा होगा। अब इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, तो याद करने वाला बात है, कैसे है याद करने वाला बात, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में यह नहीं आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जगह पे आपके एग्जाम में आएगा HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पे आपके एग्जाम में आएगा H2SO4। ठीक ना, यानी यह वाला एग्जाम में नहीं आता है जो कि आपको आसान लगता है, एग्जामिनर को भी पता है कि यह आसान है, वह आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में ऑप्शन ए में रहेगा HCl या ऐसे कर करके। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रसायन शास्त्र में जाना जाता है वह सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। मतलब आपको जो इसके जो कोष्ठ में जो लिखा है यह आपको याद करना है। यह सारा जो एग्जाम्पल है किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपका अम्ल का एग्जाम्पल है। ठीक,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया। साइट्रिक अम्ल वही है जो कि खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे हो गया आपका नींबू, संतरा, ये सब चीज जो हो गया उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इसके आगे आइए अम्ल की विशेषता है, अम्ल का विशेषता। अब आपको यहाँ पे जानना है कि अम्ल का क्या क्या विशेषता है। तो पहला नंबर विशेषता देखिए क्या है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब भैया हम अम्ल को खाएंगे तो वह स्वाद में हमें कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, वह तो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके आगे है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी आप नीला लिटमस पेपर लाइए और उसको अम्ल में डाल दीजिए तो वह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके आगे देखिए क्या है कि इसका मान पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अब आपके मन में चल रहा होगा आखिर यह पीएच क्या है, यह भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला, इसका जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी अम्ल को जब आप जलीय विलयन में रखेंगे तो उससे करंट पास करेगा। बात समझे ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगला, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दे, यानी जब जो अम्ल है यह धातु के संपर्क में आता है और जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस छोड़ता रहता है, तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता रहता है। क्या आपको अम्ल का विशेषता समझ में आ गया? वो आपको दो समझ में नहीं आया होगा, एक है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और दूसरा कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसको इसी चैप्टर में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, इसका स्वाद खट्टा होता है या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, या धातु से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, आगे देखिए क्या है कि इसका और इसका जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। आगे कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, और यह जो जितना भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है सारा का सारा हम लोग जो है ट्रिक की मदद से जो है इसको याद अब भी करने वाले हैं। अब इसको ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए पहला नंबर आपका क्या है, जैसे पहला नंबर आपका है सिरका। क्या है, सिरका है। अब सिरका को हम कैसे याद रखेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और एग्जाम में तो यह क्वेश्चन आता है। तो सिरका के बारे में आप क्या रख सकते हैं, याद देखिए सिरका में क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। तो सिरका जो होता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए क्या है कि संतरा या नींबू का रस, संतरा या नींबू का रस, इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो संतरा, सॉस से संतरा, नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके आगे आइए, आगे क्या है कि आगे आपका इमली। क्या है, इमली। अब इमली को हम कैसे याद रख सकते हैं, आप कभी बच्चा में गए होंगे इमली तोड़ने के लिए, और जब आप धोखा से पकड़ा गए होंगे तब आपको वहां पर जो है एक थापर जरूर लगा होगा, यानी एक चाट लगा होगा। जब आप इमली तोड़ने गए होंगे चुरा के और जो पेड़ वाला आपको पकड़ दिया तब तो एक चाट आपको लगा हुआ। तो इमली में चाट यानी कि कौन सा अम्ल, टॉट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टॉट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाट यानी टाट। ठीक, आगे देखिए क्या है, दही। क्या है आपका दही, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसको हम आप कैसे याद रख सकते हैं, तो दही को जो है आप अपने माथा पर लेके टिक नहीं सकते। अब माथा पर आप दही को कैसे रख लीजिएगा जब तक हरा भरा नहीं रहेगा। तो दही में कौन सा अम्ल, तो सर पे लेके नहीं टिक पाएंगे, लेके टिक यानी कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगला है टमाटर। क्या है, टमाटर। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। याद रखिएगा टमाटर से जो है कभी कभी जेल बनता है, जेल। ठीक, आगे देखिए क्या है, चींटी। क्या है, चींटी। अब चींटी और मधुमक्खी के काटने से गांव घर में बहुत सारा मिथ फैला रहता है कि तुमको मधुमक्खी काट लिया तो तुम ये करो वो करो, यानी बहुत सारा जो है मिथ फैला रहता है। तो चींटी या मधुमक्खी के डंक के वजह से होता है, मिथ फैला होता है, इसीलिए हम याद रख सकते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए क्या है, सेब। क्या है, सेब। तो याद रखिएगा सेब जो खाना वो हम सभी लोगों का, पूरा भारत के लोगों का कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए आपका है चाय। क्या है, चाय। चाय से आपको याद पड़ रहा होगा कि चाय अधिकतर अब हर जगह 10 रुपया में देता है। कितने रुपया में, 10 रुपया में। और 10 को इंग्लिश में जरा बोलिए तो क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, 10। क्या, 10। यानी चाय में कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। आगे आइए क्या है आपका कि प्याज या आंवला। प्याज या आंवला। तो किसी को आप प्यार से प्याज खिलाइए, किसी को प्यार से प्याज खिलाइए और उसको बोलिए जा चल अब ऐश कर। किसी को प्यार से प्याज खिलाइए और उसको बोलिए अब ऐश कर, ऐश कर। यानी प्याज में कौन सा अम्ल, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, आगे देखिए है अनार। क्या है, अनार। तो अनार में कौन सा अम्ल, तो फॉलिक अम्ल। देखिए सेब में था मौलिक अम्ल और अनार में है फॉलिक अम्ल। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, भैया दोनों का नाम एक जैसा है,
तो इसे हम याद रखेंगे। तो देखिए सेब में ए की मात्रा है, तो इसमें जो है ऊपर से डंटा वाला जो है आप, हालांकि इसमें आई की मात्रा है, तो इसमें आप जो है ऊपर से औ की मात्रा है, तो ऊपर में आप जो है डंटा वाला यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए कोनो डंटा कहीं पे नहीं लगा हुआ है, तो फॉलिक दे दीजिए, यह डंटा नहीं है, ठीक ना, फॉलिक अम्ल आप दे दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे करके याद रख दीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे, जैसे देखिए सिरका में सी यानी एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू का रस 100 देखिए 100 यानी सिट्रिक अम्ल। आगे है इमली, इमली खाने का एक थापर लगा, एक चाट लगा यानी चाट यानी टाट यानी टॉर्ट्रिक अम्ल। आगे देखिए क्या है दही, तो दही लेके आप सर पे नहीं टिक सकते हैं यानी लैक्टिक, लेके टिक या लैक्टिक, ठीक। आगे देखिए क्या है टमाटर, क्या है आपका दही पर से आपका टमाटर, टमाटर या अमरूद, टमाटर से याद रखेगा टमाटर का क्या बनता है जेल, तो ऑक्जेलिक अम्ल। आगे है चींटी या मधुमक्खी का डंक, जब चींटी या मधुमक्खी काटता है तो गाँव घर में बहुत सारा मिथ फैला हुआ है, इसीलिए मिथेनोइक अम्ल। आगे है सेब, सेब खाना हम लोगों का जो क्या है कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आगे आपका चाय, चाय चाय के रुपये इंग्लिश मीडियम वाले 3 रुपये यानी टैनिक अम्ल। आगे प्याज या आंवला, तो प्यार से प्याज खिलाइए और उसको बोलिए अब एस्कर, ठीक, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे आपका अनार, क्या है अनार, तो अनार देखिए सेब में था मौलिक, अनार में है फॉलिक, इसमें कुछ ऐकर उइकर नहीं लगाया, सीधा दे दीजिए फॉलिक, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। तो अम्ल और उसका जो यह प्राकृतिक जो रूप में जो पाया जाने वाला जो अम्ल था किसी किसी अलग अलग चीजों में, जैसे सभी चीज तो प्राकृतिक है ना, जितना अभी आप देखे हैं सब में प्राकृतिक रूप से कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका नाम दे दिया गया है। यही आपसे कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है यह हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिरका वाला आपसे पूछा जाएगा, एक संतरा या नींबू का रस वाला आपसे ये पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा, एक इमली भी पूछ लेता है, एक दही भी पूछ लेता है, एक टमाटर भी आ जाता है, एक चींटी या मधुमक्खी का डंक भी आ जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे भैया सब तो आप बताइए दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद ये सब ऑप्शन नहीं आएगा, एक आपसे चाय का आ सकता है, और यहाँ पे एक जो है आपसे यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा। यह सारा जो हम आपको अभी बताए हैं, यह जो आपके एग्जाम में है या बार बार पूछा जाता है, तो इसको तो याद रखेगा यार, इसको क्यों याद रखेगा, पूरा तो हम याद करवाइए ना दिए हैं, तो पूरा याद रख लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? आगे अब आइए इधर क्या है कि अम्ल का वर्गीकरण, कि अम्ल कई प्रकार का होता है। तो अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रा अम्ल। अब यहां से आपको हम जो है इसको याद करने ही नहीं देंगे, इतना आसान है कि देखिए हम आपको बोले थे कि अम्ल में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन। अधिकतर अम्ल में लगभग हर एक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अब याद रखिएगा देखिए यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सी यानी ऑक्सीजन है, यानी जिस अम्ल में हाइड्रोजनो पाया जाता है और ऑक्सीजनो पाया जाता है उसे ही कौन सा अम्ल कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसके बाद इधर आइए देखिए अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, और इधरों क्या है हाइड्रोजन, मतलब भैया इसमें खाली हाइड्रोजन, तो सिर्फ हाइड्रोजन है। हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए क्या है कि जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। बात समझ रहे हैं क्या आप? ऑक्सी अम्ल आएगा तो ऑक्सी माने ऑक्सीजन और अम्ल माने हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों पाया जा रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑक्सी अम्ल। इसके बाद आइए हाइड्रा अम्ल में, तो हाइड्रा में हाइड्रा लगा है यानी हाइड्रोजन, अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन, यानी खाली हाइड्रोजन का बात हो रहा है, तो इसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए देखिए क्या है कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। जैसे आपका H2SO4, जैसे HNO3, जैसे HNO2। हाइड्रा अम्ल देखिए क्या है कि जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं, जैसे में HCl, जैसे में HBr, जैसे में HI, जैसे में ETC। अब भैया हमको तो और थोड़ा आप डीपली समझाए, देखिए ना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजनो है ऑक्सीजनो है, हाइड्रोजनो है ऑक्सीजनो है, हाइड्रोजनो है ऑक्सीजनो है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सी अम्ल में दोनों पाया जाता है। और हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन, देखिए ना यार केवल हाइड्रोजन का, तो आपको ओ लग रहा है केवल क्या है हाइड्रोजन है, तो यही होता है ऑक्सी अम्ल। और हाइड्रा अम्ल सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। जिसमें केवल H देखने को मिले हाइड्रा अम्ल, जिसमें H और O दोनों रहे ऑक्सी अम्ल, ठीक। तो यह था आपका अम्ल और अम्ल का जो कुछ गुण और उसका जो यह जो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो किसी किसी पदार्थ में जो यहाँ पे अम्ल था वो हम लोग देख चुके हैं। अम्ल क्या है? जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो जल में घुलकर कैसा आयन H+ आयन देता है, कैसे? तो अम्लों में है हाइड्रोजन और जलों में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन का संख्या प्लस में हो जाएगा, इसीलिए H+ आयन देता है। इसके बाद है आपका कि अम्ल का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें ये वाला रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl के नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के नाम से जाना जाता है, नाइट्रिक अम्ल को आपका HNO3 के नाम से जाना जाता है। कि अम्ल के गुण या विशेषता, अम्ल का गुण बताया दिया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसके बाद अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। इसके बाद कुछ प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह था और ये हम लोग देख चुके हैं, यह भी देख चुके हैं। तो सारा का सारा उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग जो है अम्ल का जो है नेक्स्ट प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल का जो नेक्स्ट जो प्रकार है वह है आयनीकरण के आधार पर। लेकिन उससे पहले आपको हम एक बात बताते हैं, देखिए अगर आपको जो है अम्ल का प्रकार किसी भी आधार पे पूछे, आपको सीधा टिक लगाना है दो, यानी हर एक आधार पर अम्ल का जो प्रकार होता है वह दो ही प्रकार का होता है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग जो है आयनीकरण के आधार पर अभी अम्ल का प्रकार पढ़ेंगे। तो आयनीकरण के आधार पर अम्ल जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है। तो जब हम जल ले लिए और अम्ल को जो है उस जल में डाले हैं, और अगर जो अम्ल है उस जल में जाने के बाद बढ़िया से घुल जाता है, तब हम बोलेंगे वह जो अम्ल था वह प्रबल अम्ल था। और जब हम अम्ल लिए हैं और जल में डाले हैं और अम्ल जो है जल में जो है बढ़िया से घुलिए नहीं रहा है, तो तब हम बोलेंगे कि वह जो अम्ल था वह कौन सा अम्ल था, तो दुर्बल अम्ल था। बात समझ में आ रहा है। तो प्रबल अम्ल कौन होता है, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, और दुर्बल अम्ल कौन होता है, जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। अब देखिए अब अम्ल का तो काम है कि जल में जाएगा तो H+ आयन देगा, जाहिर सी बात है। तो प्रबल अम्ल कौन होगा, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन देता है, ठीक। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे आपका HCl H2SO4 HNO3, इसका हिंदी नाम आपको याद रखना होगा। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 मींस यहाँ पे आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो इसे करके जो है आप जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। इसके आगे देखिए क्या है कि दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है, तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, यानी जल में बढ़िया से नहीं घुलते हैं, उसी अम्ल को कहा जाता है दुर्बल अम्ल। जैसे मैं देखिए आपका CH3COOH, जैसे में आपका H2CO3 हो गया, यह होता है आपका एसिटिक अम्ल, और H2CO3 होता है आपका कार्बोनिक अम्ल। हिंदी नाम जो है आप याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए आपका क्या है कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है। तो यह दोनों आपको समझ में आ गया ना। प्रबल अम्ल कौन होगा, जब हम किसी अम्ल को जल में डालेंगे और वह अम्ल जल में जाने के बाद बढ़िया से घुल जाएगा तो प्रबल अम्ल है, और जल में जाने के बाद बढ़िया से नहीं घुलेगा तो दुर्बल अम्ल है। बात समझ में आ रहा है। अगला देखिए क्या है कि तनु अम्ल किसे कहा जाता है। तो तनु अम्ल जो है, या तनु अम्ल और सांद्र अम्ल समझने के लिए आपको विलयन समझना होगा। अब विलयन दो चीजों का समझना होगा, अम्ल और जल का। किस चीज का, अम्ल और जल का। अम्ल और जल को हम आपस में मिलाएंगे। तो जब हम अम्ल और जल को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन, कि एक बार हम अम्ल बहुत ज्यादा ले लेंगे, एक बार जल बहुत ज्यादा ले लेंगे। यानी एक बार अम्ल ज्यादा देंगे और जल कम देंगे, और एक बार जल ज्यादा देंगे और अम्ल कम देंगे। तो वही आप तनु और सांद्र अम्ल है, ठीक। तनु और सांद्र अम्ल जब भी आप उसका परिभाषित कीजिएगा तो तब जो है आपको अम्ल और जल दोनों को याद रखना है। अब तनु अम्ल किसे कहा जाता है, मान के चलिए हम कोई एक ऐसा विलयन तैयार कर रहे हैं, दो चीज को आपस में मिला रहे हैं, अम्ल को और जल को। तो जब हम जल बहुते ज्यादा ले लेंगे और अम्ल बहुते कम लेंगे, यानी जल बहुते ज्यादा ले लेंगे और अम्ल बहुते कम लेंगे, तो उसे कहेंगे वह तनु अम्ल है, ठीक। और जब 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 अम्ल बहुते ज्यादा लेंगे और जल बहुते कम लेंगे, तब वह कहेंगे कि सांद्र अम्ल है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रहा है। तो जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है, यानी जल और अम्ल का आपस में मिला रहे हैं, तो जब जल ज्यादा लेंगे और अम्ल कम लेंगे तो कहेंगे तनु अम्ल है, ठीक। तो जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है, तो जब किसी विलयन में अम्ल बहुते ज्यादा और जल बहुते कम, तब उसे कहेंगे कि सांद्र अम्ल है, ठीक। तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ पे तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में पढ़ना क्यों होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड के पीछे में आपको तनु लिखा हुआ मिलेगा या सांद्र लिखा हुआ मिलेगा। जब तनु लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और सांद्र लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है H2SO4 के पीछे में तनु, क्या लिखा है, H2SO4 के पीछे में तनु लिखा है। तो तनु से आपको सीधा याद आना चाहिए कि तनु मतलब हुआ कि अम्ल बहुते कम है और जल बहुते ज्यादा है। तो तनु H2SO4 के विलयन का क्या मतलब हुआ कि वह जो विलयन है उसमें अम्ल कम है और जल ज्यादा है। तो वही है, जिस चीज के पीछे में आपको तनु देखने के मिले, सीधा आप समझ जाएगा कि उसमें अम्ल जो है वह कम है और जल जो है ज्यादा है, ठीक। तो तनु H2SO4 का अर्थ होता है विलयन में अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। जबकि सांद्र H2SO4 का मतलब हुआ, सांद्र में क्या हुआ, सीधा इसका अपोजिट, कि जब किसी चीज के पीछे में सांद्र देखने को मिले मतलब समझ जाएंगे कि उसमें अम्ल ज्यादा मिलाया गया है और जल को कम मिलाया गया है, ठीक। तो वही है कि विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। तो जिस भी शब्द के पीछे में तनु देखने को मिले, जिस भी शब्द के पीछे में सांद्र देखने को मिले, तो जब तनु जिसके पीछे में देखने को मिले तो आप कह देंगे कि इसमें अम्ल कम में है और जल ज्यादा है। और जब किसी के पीछे में सांद्र देखने को मिले तो आप बोलेंगे इसमें अम्ल ज्यादा है और जल कम है, ठीक। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। अगला देखिए आपको पढ़ना है भस्म या क्षारक किसे कहा जाता है।
तो वह जो जितना प्रकार था अम्ल का आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है भस्म या क्षारक पढ़ने वाले हैं। अब भस्म या क्षारक किसे कहा जाता है? तो सेम जो है यह अम्ल का अपोजिट है। अम्ल हम लोगों को खाने में खट्टा लग रहा था, यह हम लोगों को खाने में कैसा लगता है? कड़वा लगता है, ठीक। तो इसका स्वाद कड़वा होता है। और हाँ, अम्ल जो था वह H प्लस आयन दे रहा था। क्या कर रहा था? दे रहा था। और यह जो है यहाँ पे आपका भस्म या क्षारक जो है यह H प्लस आयन लेता है। माने आप कह सकते हैं कि अम्ल जो होता है वह दानी होता है और यह जो क्षार जो होता है यह भिखारी होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे आप कह सकते हैं तो इसका स्वाद कड़वा होता है, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन ग्रहण करता है। बात में अंतर है, अम्ल H प्लस आयन देता है और भस्म और क्षारक H प्लस आयन लेता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका बात है H प्लस आयन ग्रहण करता है और हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस आयन देता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका, और हाँ, क्या कौन सा आयन देता है? तो हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस आयन देता है, ठीक। तो इसके बाद आइए कि भस्म के गुण। अब भस्म का क्या क्या गुण है? तो वह जो था वह स्वाद में खट्टा था और यह जो है यह स्वाद में कड़वा है। उसका पीएच मान 7 से कम था, इसका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक। वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा था, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जो था इसका जो है सीधा उसका गुण जो है अपोजिट है उसका, ठीक। इसके बाद आइए कि प्रबल भस्म विद्युत का सुचालक होता है। हर एक भस्म विद्युत का सुचालक नहीं होता है, केवल जो प्रबल भस्म है वही विद्युत का सुचालक होता है। अगर देखिए कि यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल भी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और यह जो भस्म है यह भी धातु के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक। आगे देखिए क्या है कि प्रबल भस्म किसे कहा जाता है और दुर्बल भस्म किसे कहा जाता है। तो प्रबल भस्म क्या है? तो प्रबल भस्म वे आप मान के चलिए, देखिए प्रबल अम्ल क्या था? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर H प्लस आयन दे रहा था। तो यह तो H प्लस आयन देता तो नहीं, ये तो OH माइनस आयन देता है, सीधा करना दीजिए उसी को। तो वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर वो H प्लस दे रहा था, या OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन देता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रबल भस्म कहा जाता है। दुर्बल भस्म क्या है? तो दुर्बल अम्ल पे आइए। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से घुल रहा था, ये आंशिक रूप से घुलेगा, ठीक। तो दुर्बल भस्म क्या है? तो जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। यानी जो भस्म जल में बढ़िया से घुलकर OH माइनस आयन देते हैं प्रबल भस्म, और जो भस्म जो है जल में आंशिक रूप से घुलते हैं दुर्बल भस्म कहलाते हैं, ठीक। और OH माइनस आयन देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका एग्जांपल देखिए क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके से आप जो है प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म से यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि निम्न में से कौन प्रबल भस्म नहीं है। इसमें कोई एक एग्जांपल उसका आंसर रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको एग्जांपल भी याद करना पड़ेगा, तभी रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आज हम जितना चीज पढ़ाए हैं सारा का सारा आपको याद हो गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।